रोज़ जब मैं रात को काम से वापस आता तो मेरी माँ और बहनें मेरी पत्नी के खिलाफ बातें बनाकर मेरे कान भरती। एक दिन गुस्से में आकर मैं बगैर कुछ सोचे समझे अपनी पत्नी से 1 साल का बच्चा छीना और उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया। उसके जाने के बाद घर सुनसान हो गया, ना कोई खाने की पूछता, ना हालचाल, और मेरा बच्चा रोता रहता, कोई उसे उठाता तक न था। समय गुजरता गया और आखिरकार एक दिन मैं उसे वापस लेने चला गया। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा और वहां जाकर देखा तो मैं दंग रह गया, क्योंकि तेरी पत्नी पूरा दिन फोन पर बातें करती रहती है। पता नहीं उसकी बातें क्यों नहीं खत्म होती। घर बिखरा रहता है। मैं बूढ़ी जान कब तक घर को संभाल लूंगी। मुझे अभी ऑफिस से आए हुए बस 10 मिनट हुए थे। माँ से मिलने के लिए कमरे में गया तो वह शुरू हो गई। मुझे रिद्धिमा पर बड़ा गुस्सा आया। कहने लगी, पता नहीं माँ अपनी बेटियों को क्या सिखाती है। अरे शादी की है तो फिर बच्चों को उसके घर में बसने दिए, क्योंकि बेटी का सारा ध्यान मायके में रहता है। यह कहते हुए माँ ने मुंह बनाया और फिर करवट लेकर लेट गई। हे, एक तो मेरे घुटनों के दर्द ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, वरना मैं खुद ही घर के सारे काम कर लेती। मैंने कहा कि मैं रिद्धिमा से बात करता हूँ। मेरी माँ कहने लगी, बस बात करते रहो, तुम जे बोलने भी देती है वह अपने सामने। तुझे समझाया था कि यह प्यार की शादी के चक्कर में ना पड़े, लेकिन तुझे तो जिद्दी थी। रिद्धिमा के अलावा तो जैसे पूरी दुनिया की लड़कियां मर गई थी। मुझे पता है, मेरे सामने तो बड़ा शेर बनता है, कमरे में जाते ही उसके पैर पकड़कर माफी मांगता है। मैंने कहा, माँ ऐसी कोई बात नहीं। पसंद की शादी का मतलब यह तो नहीं कि पत्नी सर पर चढ़ जाए। मेरी माँ मुंह बनाते कहने लगी, रहने दो, फिर कहेगी माँ ने पटिया पढ़ाकर भेजा है। मुझे क्या पड़ी है, मैं तो बूढ़ी जानू, आज हूँ तो कल नहीं। लेकिन हमने भी दुनिया देखी है, बाल धूल में सफेद नहीं किए। लड़की का दिमाग अगर मायके में रहता है तो वह कभी भी अपना घर नहीं बसाती। मैं उठकर अपने कमरे में आ गया। उस समय रिद्धिमा मेकअप कर रही थी। मेरा बेटा अंकित सो रहा था। कहने लगी, आप आ गए, बस मैं खाना तैयार कर दिया है, अभी गर्म करके लगाती हूँ। मुस्कुराकर उसने स्वागत किया। मैंने कहा, तुम्हें फैशन से फुर्सत मिल गई, मैं तो पिछले आधे घंटे से आया हूँ। कहने लगी, मुझे पता है आप पिछले आधे घंटे से आए और अपनी माँ के कमरे में बैठे हैं। अगर मैं आती तो बहू ने चक्कर लगाने शुरू हो जाते। उतने भी इतना कर जवाब दिया, रिद्धिमा भगवान के लिए बस भी कर दो। मेरे प्यार को मेरी सबसे बड़ी गलती मत बनाओ। घर के 4 काम तुमसे नहीं किए जाते। अरे कपड़े धोने के लिए, सफाई के लिए तो मैंने काम वाली रखी है। काम होता ही क्या है, पूरा दिन बस एक किचन संभालना होता है या फिर बच्चा संभालना होता है। जब घर में आओ तो घर भी घर नजर नहीं आता। अपने अलावा कभी घर पर भी ध्यान दिया करो। मैं गुस्से से कहा तो वह कहने लगी, तो आपकी बहनें ना आई करे ना, यहाँ पर पूरा दिन उनके बच्चे उधम मचाते रहे। मैं उनके खाने की फरमाइश से पूरी करूँ या फिर घर की साफ सफाई करूँ। मैंने कहा, तुम्हें अपनी माँ बहनों से बातें करने से फुर्सत मिले तो तुम कुछ करो। मैं बस सुना नहीं चाहता। बस आज के बाद तुम अपना मोबाइल इस्तेमाल नहीं करोगी। यह कहते हुए मैंने उसके मोबाइल पकड़ा तो कहने लगी, सारी रोक टोक बस मेरे लिए रह गई है। मेरा मोबाइल इधर दे, मैं किसी तरह की पाबंदी सहन नहीं करूंगी। मैंने कहा, आ गई तुम अपनी असलियत पर। सारी फसाद की जड़ मोबाइल ही है। वह कहने लगी, यह मोबाइल मुझे आपने नहीं दिलवाया, मेरे पिताजी ने दिया है, वह भी पूरे 1 लाख का है। उनके पैसों का नुकसान नहीं चाहती। उसने मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया। मैंने कहा, बाप के पैसों की बड़ी कदर है तुझे, जैसे मैंने तो तुम्हें आज तक कभी कुछ लेकर ही नहीं दिया। वह कहने लगी, मुझे पता था, आपकी माँ ने कान भर कर भेज दिया है। अब आपको सिर्फ मुझ में कमियां नजर आएंगी। मैं पागल थी जो आपके लिए तैयार होने लगी थी। मैंने कहा, हाँ जाओ, जाकर मुंह धोकर आओ। मुझे कोई रुचि नहीं है तुम्हारे अंदर। खाना देना है तो दो, वरना एहसान करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बात पर उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू आने लगे। कहने लगी, मैं कुछ भी कर लूँ अशोक, लेकिन तुम कभी भी खुश नहीं हो सकते, और ना ही तुम्हारी माँ और बहनें। बस करो, मेरी बहनों को मत बोला करो। मैं जानता हूँ तुम उनके लिए क्या करती हो। उन्हें काम करने की आदत है। तुम्हारी तरह ऑफिस में जॉब नहीं करती थी। वह चाय तक तो तुमसे बनाने नहीं आती। जब मैं तुमसे शादी की थी, मेरी बहनें आती तो अपना खाना खुद बनाती थी। मैं भी आज फट पड़ा। कहने लगी, अच्छा तो अब आपको मेरी जॉब करने भी बुरा लगने लगा। याद कीजिए, मैंने आपसे प्यार का इजहार नहीं किया था। नहीं, मैंने आपकी मिन्नतें की थी कि अशोक मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे लिए मरी जा रही हूँ। मैंने कहा, हाँ मेरा कसूर है, मेरी ही गलती है कि मैं तुम्हारी सुंदरता को देखा और तुमसे प्यार कर बैठा। मेरी माँ के ही दिए संस्कार है कि पिछले 2 साल से तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ। मेरी माँ ने ही तुम्हें सब कुछ सिखाया है। याद करो, शादी के बाद तुम्हें खाना तक बनाना नहीं आता था। मैंने भी जताते हुए कहा तो वह कहने लगी, आपको यह याद है कि मुझे खाना बनाना ही नहीं आता था? आपको यह याद नहीं कि आपके खातिर मैंने सब कुछ सीखा है? आपके लिए
मैंने अपने आप को पूरी तरह बदल कर रख दिया अशोक। पिछले 2 साल से मैं अपने आप को बदल कर रख चुकी हूँ। मेरा पुराना व्यक्तित्व तो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। नौकरी छोड़ दी, आपके कहने पर, आपकी माँ के कहने पर घर-बार सीख ली, सब कुछ तो करती हूँ। फिर भी ना तो आप कभी खुश हो सकते हैं और ना ही आपकी माँ। उसकी आवाज़ तेज़ हुई तो मैं आगे बढ़ा। उसके हाथ पकड़कर कठोर स्वर में कहा, आवाज़ बाहर गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं गुस्से में बोला तो वह रोने लगी। मैंने कहा, बस यही काम आता है तुम्हें, आंसू बहाना। देखो तुम्हारे आंसू अब मुझ पर असर नहीं करते। जाओ जाकर खाना गर्म करो। मेरी बात सुनकर वह सबसे पहले वॉशरूम में गई, अपना मुंह धोकर उसने सारा मेकअप साफ किया, चूड़ियां उतार कर ड्रेसिंग टेबल पर फेंकी और कमरे से बाहर चली गई। पता नहीं किस बात की अकड़ थी इस लड़की में। मुझे अपनी लव मैरिज करने पर अफसोस हो रहा था। मैं मुंह हाथ धोकर फ्रेश होकर जब बाहर आया तो वह खाना टेबल पर लगा रही थी, साथ साथ अपने आंसू साफ कर रही थी। मेरी माँ भी टेबल पर बैठ चुकी थी। प्लेटें उसने पटक कर टेबल पर रखी और मैंने उसे बड़े गुस्से से देखा। सब कुछ टेबल पर रखने के बाद वह कमरे में जाने लगी। मैंने कहा, रिद्धिमा यह क्या तरीका है, यहाँ बैठकर खाना खाओ। कहने लगी, आप लोगों को बस काम से मतलब है। वह मैंने कर दिया, मुझे भूख नहीं है। यह कहकर वह कमरे में से चली गई। दरवाज़ा भी बड़ी जोर से बंद किया। मेरी माँ कहने लगी, देख लिया तुमने इसके तेवर, यह ऐसी हरकतें करती है। हमारा क्या है, हमें तो जो मिल जाता है खा लेते हैं। सोचा तो यही था कि चलो बहू आएगी तो मुझे भी आराम का मौका मिलेगा, लेकिन वह तो शायद मेरी किस्मत में ही नहीं है। अब यह देखो, रोटी आधी कच्ची और आधी जली हुई है। मैंने तो बस अब कुछ कहना ही कितनी बार इसको समझाया कि रोटी ऐसे बनाते हैं, खाना यूँ बनाते हैं, लेकिन नहीं, जब इंसान सीखना ही ना चाहे तो क्या कर सकते हैं। मैंने कहा, माँ मैं खाना खाऊं कि नहीं या उठकर चला जाऊं? मैं थका हुआ आता हूँ और आते ही इस घर में एक नया झगड़ा मेरे लिए तैयार रहता है। मेरी बात सुनकर मेरी माँ सुबकने लगी। मेरा मूड और ख़राब हो गया। मैंने कहा, अब आप क्यों रो रही है? कहने लगी, बस बेटा यही बाकी रह गया था। पत्नी की बातों में आकर अब तुम मुझे भी बातें सुनाओगे। मेरी माँ ने रोटी छोड़ दी। मैं अपनी कुर्सी से उठकर अपनी माँ के पास आ गया, उनसे माफ़ी मांगी, उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाया और बेदिली से खाना खाया। फिर उठकर फ्रिज में रख दिया। कमरे में आया तो रिद्धिमा सुबक कर रो रही थी। मैंने एक गहरी सांस भरी। तंग आ चुका था मैं। जब से शादी हुई थी इसे यही समझाता रहा कि माँ के हिसाब से काम किया करो, बस मेरी माँ को शिकायत का मौका नहीं देना। लेकिन इस लड़की ने तो शायद कसम खा रखी थी। मैं अपने दिल के हाथों मजबूर था। उसके पास जाकर बैठा, उसके हाथ पर हाथ रखा तो उसने हाथ चटक कर पीछे कर लिया। तकिया उठाते हुए कहने लगी, मुझे लेटना है, यहाँ से उठो, मुझे सोना है। मैंने कहा, रिद्धिमा भगवान के लिए मैं बहुत थका हुआ हूँ। मैं ऑफिस से थका हुआ घर आता हूँ, मुझे घर का आकर सुकून चाहिए होता है, इसलिए शादी नहीं की कि हम लोग लड़ते रहें। वह कहने लगी, आपका मतलब है मैं लड़ती हूँ? मैंने कहा, नहीं मैं लड़ता हूँ, मेरी गलती है। चलो खाना खाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तुम भूखी हो। मेरी बात सुनकर उसने आंसू साफ किए, फिर उठकर बैठकर खाने लगी। चलो आपने को मेरी भी थोड़ी तो चिंता है। मैंने कहा, मैंने प्यार किया है तुमसे, इज्जत से अपने घर लेकर आया हूँ। बस तुमसे एक ही रिक्वेस्ट थी कि मेरी माँ को शिकायत का मौका मत देना। लेकिन छोड़ो, मैं बहस नहीं करना चाहता। मैं भी ठीक से खाना नहीं खाया। चलो खाना खाते हैं। खाना मैं खा चुका था, लेकिन जानबूझकर झूठ बोला ताकि वह भूखी न सो जाए। वह तुरंत ही मान गई। मैंने खाना कम खाया था, लेकिन उसके पेट भर कर खाना खाने का इंतजार करता रहा। मैं बातें भी करता रहा। फिर कहने लगी, चाय पियेंगे आप? मैं बनाऊं? मैंने कहा, सर में दर्द है, चाय बना दो। वह बिल्कुल पहले जैसी हो गई थी। चाय बनाकर कमरे में ले आई। मैंने कहा, अच्छा अब जाओ, मेकअप करो, ऐसी अच्छी नहीं लगती। मेरी बात पर वह कहने लगे, नहीं मुझे नहीं तैयार होना, आपने मेरा बहुत दिल दुखाया है। मैंने कहा, मैं गुस्से में था, आई एम सॉरी। कुछ देर में उससे बात करते रहा, फिर उसका मूड ठीक हो चुका था। फिर हम लोग सो गए। सुबह छुट्टी थी, इसलिए मेरा इरादा था तक कि देर तक सोऊंगा, लेकिन शीतल अपने बच्चों के साथ घर आ चुकी थी। मेरी 3 बहनें थी और इसी शहर में रहती थी, इसलिए कभी कोई मायके आ जाती तो कभी कोई। सुबह बच्चों के शोर करने से मेरी आंखें खुल गई। मैं बुरी तरह से उठ गया। देखा तो ना रिद्धिमा कमरे में थी और ना ही अंकित। घर में इतना शोर था कि लग रहा था कि मछली बाजार हो। मैं उठकर जब मुंह हाथ धोकर कमरे से बाहर आया तो मेरी माँ और शीतल टेबल पर बैठी थी। शीतल ने अपने बच्चों को भी बिठाया हुआ था और रिद्धिमा किचन में नाश्ता बना रही थी। मैं भी शीतल के बराबर में बैठ गया। मैंने कहा, तुम्हें मायके ही आना होता है तो जरा दोपहर तक आ जाया करो, एक संडे ही तो मिलता है मुझे अपनी नींद पूरी करने के लिए, और सुबह सुबह तुम टपक पड़ती हो। मेरी बात पर उसके माथे पर बल पड़ गए। वो कहने लगी, लो माँ, आज भाई ने भी सुना ही दिया। माँ
मैं जा रही हूँ अपने घर वापस। उसके बाद तो मेरी रही सही नींद भी उड़ी थी। मैंने कहा, रे मेरा यह मतलब नहीं था, मैं मजाक कर रहा था। मेरी माँ कहने लगी, मैं देख रही हूँ तुम्हें माँ और बहनें अब बुरी लगने लगी हैं। यह तुम्हारी वही बहन है जिन पर तुम जान निछावर करते थे, लेकिन जब तक यह रिद्धिमा तुम्हारी जिंदगी में नहीं आई थी। मैंने कहा, मैं अभी भी वही हूँ, मैं तो मजाक किया था। मुझे क्या पता मजाक का इतना बुरा मान जाएंगे। चलो बैठो शीतल, नाश्ता करो। वह कहने लगी, नाश्ता तो तब करूंगी जब तुम्हारी पत्नी बना कर देगी। मैं तो कहा कि मैं खुद नाश्ता बना लेती हूँ। उन्होंने जबरदस्ती बिठा दिया कि नहीं, अपने घर में भी काम करती हो, अब आ ही गई हो तो 2 घड़ी आराम से बैठ जाओ। पिछले आधे घंटे से बैठे हैं, बच्चों को भूख से बुरा हाल है, लेकिन नाश्ता ही नहीं बना। मैंने कहा, मैं देखता हूँ। मैं किचन में आया तो रिद्धिमा ने अंकित को पकड़ रखा था। वह रोए जा रहा था और दूसरे हाथ से वह अंडे फ्राई कर करके रख रही थी। मैंने कहा, इसे क्या हुआ? कहने लगी, मैं कहूंगी तो आपको बुरा लगेगा। शीतल अपने बच्चों को समझाती नहीं। मोहित ने इतनी जोर से थप्पड़ मारा अंकित के मुंह पर, तब से रोए जा रहा है। मैं अंकित को अपनी गोद में पकड़ लिया। मैंने कहा, तुम नाश्ता बनाओ, मैं इसे संभालता हूँ। अंकित को लेकर मैं बाहर आ गया। 10 मिनट में रिद्धिमा ने नाश्ता लगा दिया। शीतल का बड़ा बेटा मोहित कहने लगा, माँ हम दोपहर को मटर पनीर खाएंगे। दूसरे वाला कहने लगा, साथ में खीर भी खानी। और छोटी बेटी कहने लगी, मैं पास्ता खाऊंगी। शीतल कहने लगी, मुझे तंग ना करो, जो खाना है जाकर अपनी मामी को बता दो। एक तो घर के कामों से थक कर माँ के पास आती हूँ, एक तुम लोगों को पनीर पास्ता याद आ जाता है। यह कहने के बाद वह मेरी माँ से कहने लगी, माँ मैं तो कहती हूँ कि सास हो तो आप जैसी हो। एक मेरी सास है, मजाल है जो मिलकर काम भी कर ले। परसों दावत थी, खाने में मुझसे जरा सा नमक क्या हो गया, मेहमानों के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। कहने लगी, तुमने खाने की बर्बादी कर दी है। मैं तो कहती हूँ रिद्धिमा बड़ी भाग्यशाली है जो इसे आप जैसी सास मिली, जो कुछ कहती नहीं, जो वह बना कर रख दे चुप करके खा लेती है। भाई हमारे घर में तो बहुत नखरे हैं, जरा सा नमक मिर्च ऊपर नीचे क्या हो जाए तूफान आ जाता है। साथ साथ वह खा रही थी, साथ साथ अपनी सास की बातें सुना रही थी। मैं भी सोचने लगा, मेरी माँ कितनी अच्छी है, वरना शीतल की सास कितनी कठोर स्वभाव के, इसे चैन नहीं लेने देती। मैं नाश्ता करके अपने कमरे में आ गया। रात को मैंने रिद्धिमा से वादा किया कि मैं उसे शाम को कहीं घुमाने ले जाऊंगा। काफी दिन से कहीं नहीं लेकर गया, बल्कि कई महीनों से हम कहीं घूमने नहीं गए। वह कमरे में आए तो कहने लग गया, क्या आज भी हमेशा की तरह वादा तोड़ देंगे? मैंने कहा, नहीं नहीं, बस तुम दोपहर का खाना जल्दी से तैयार कर लो। शीतल माँ से मिलने आई है, मिलती रहेगी। रिद्धिमा खुश हो गई। मैं तो थोड़ी देर बाद फिर सो गया। वह खाना बनाकर जब कमरे में आई तो पसीने से भीगी हुई थी। वह नहाने चली गई, तैयार हो गई। मैं भी तैयार हो गया। कमरे से निकला तो मेरी माँ जब मुझे तैयार देखा तो कहने लगी, अब तुम कहाँ जा रहे हो? इतने महीनों बाद तो तुम्हारी बहन आई है। मैंने कहा, इतने महीनों बाद तो नहीं आई, अभी 15 दिन पहले भी तो आई थी। रिद्धिमा और अंकित को बाहर लेकर जा रहा हूँ, अब हम लोग रात तक आ जाएंगे। मेरी माँ कहने लगी, चलो शीतल तुम्हारी बात सच निकली। वह कहने लगी, मैं तो आपसे पहले ही कह रही थी कि मेरी शक्ल देख कर रिद्धिमा का मुंह बन जाता है। अब देख लेना, अशोक को लेकर चली जाएगी। मेरी माँ कहने लगी, एक काम थे और अरे नंद आ जाती तो उसके पीछे आओ भगत में लग जाते। तुम्हारे पिताजी तो सारे प्रोग्राम कैंसिल कर देते, कहते थे मेरी बहन आई है, उसके पास बैठो, बातें करो, वह समय दो उसको जो तुम अपनी पत्नी से सैर सपाटे पर लेकर जाओ। माँ और बहन के नाराजगी के बाद भी मैं रिद्धिमा को बाहर ले गया। वह बहुत खुश थी। हम लोग रात का खाना खाकर घर वापस आए थे और आते ही शीतल भाग मेरे पास आई। कहने लगी, माँ की तबीयत बहुत खराब है, लगता है ब्लड प्रेशर शूट कर गया है। अरे इतनी मिर्ची थी पनीर में कि मेरा तौबा, यह तो लगता है मेरी माँ को मारना चाहती है। रिद्धिमा कहने लगी, मैंने तो नॉर्मल ही डाली थी। उसने कहा, जाकर देखो, हमसे तो मटर पनीर खाया ही नहीं गया। मैं जल्दी से माँ के कमरे में गया। उनका चेहरा लाल था। मैं तुरंत उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गया। उनका बीपी सच में बहुत हाई था, दवाई इंजेक्शन लगे तब जाकर नॉर्मल हुआ। घर आकर तो मैंने भी पनीर चखा, उसमें मिर्च सच में बहुत तेज थी। मेरी रिद्धिमा पर भड़क उठा। मैंने कहा कि तुम्हें जाने कितनी जल्दी है कि कितनी तेज मिर्च कर दी, मुझसे नहीं खाया जा रहा तो मेरी माँ का तो क्या हाल होना था। आखिर तुम चाहती क्या हो? वह कहने लगी, मैं सच कह रही हूँ, मैं मिर्च बिल्कुल ठीक डाली थी, जाने से पहले चखा भी था, सब कुछ ठीक था। शीतल कहने लगी, इसका मतलब है तुम्हारे पीछे से मैंने मिर्ची तेज कर दी क्योंकि मैं अपनी माँ की दुश्मन हूँ, मैं चाहती हूँ कि वह मर जाए। वह कहने लगी कि आप लोग जाने, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। यह कहकर वह कमरे में चली गई। शीतल कहने लगी, काश कि मैं अकेली रहती और अपनी माँ को अपने पास ले जा सकती, यह तो मेरी माँ को किसी दिन मार डालेगी। अभी वह कमरे में गई कि वह फिर से बाहर आई। कहने लगी, अशोक मेरी सोने की चैन नहीं मिल रही। शीतल कहने लगी, लो जी, लापरवाही की भी कोई हद होती है। सोने की चीज लॉकर में संभाल कर रखते और यह कि पहले टॉप्स गुम हो गए, अब चैन
बहन जरूर अब मुझ पर इल्जाम लगा देगी। यह बात शीतल ने धीरे से कही थी, लेकिन मैं सुन चुका था। मैंने कहा वहीं होके ढूंढ लो, कहाँ जानी है देख ली। अभी जाने से पहले मैं तो ड्रेसिंग की दरार में रख कर गई थी। मैंने कहा कि ड्रेसिंग की दरार सोने की चीज रखने की जगह तो नहीं है, लॉकर में रखा करो। वह कहने लगी तो यहाँ कौन है, अपने ही है सारे। काम वाली से तो मैं खुद खड़ी होकर सफाई करवाई थी। यह सुनकर मैं रिद्धिमा पर भड़क गए। मैंने कहा तुम्हारी इस बात का मतलब क्या है कि मेरी बहन ने चोरी की? शीतल कहने लगी बस अब मैं बची थी, मैं फोन करती हूँ राकेश को, कहो आकर मुझे ले जाए। अब नहीं आऊंगी दोबारा। मेरी माँ दवाइयों के सर से सो रही थी और घर में एक और तमाशा सा लगा गया। रिद्धिमा कहने लगी मैं कुछ नहीं जानती, मेरी चैन बहुत महंगी थी। शीतल को बोला अपना पर्स कर दिखाइए कि मेरे तन बदन में आग लग गई। मैंने कहा रिद्धिमा देखो हर चीज की हद होती है, मैं तुम्हारी बहुत सी गलतियों को अनदेखा कर देता हूँ, लेकिन यह बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम मेरी बहन पर चोरी का इंजाम लगाओ। वह कहने लगी अगर नहीं ली तो अपना पर्स क्यों नहीं दिखाती? शीतल रोने लगी। मैं शीतल के पर्स को पकड़ा और उल्टा दिया, उसमें कुछ भी नहीं था। फिर एक जोरदार थप्पड़ मेरी रिद्धिमा के मुंह पर मारा। मैंने कहा चलो अपने कपड़े पैक करो, निकल जाओ यहाँ से। तलाक के पेपर मैं तुम्हें कुछ दिन बाद भिजवा दूंगा। मेरी बात पर रिद्धिमा अचानक घबरा गई थी। वह कहने लगी यह आप क्या कर रहे हैं, जरा सी बात पर आप मुझे छोड़ देंगे? मैंने कहा यह जरा सी बात नहीं, तुमने मेरी बहन को चोर कहा है। वह कहने लगी क्योंकि पहले भी मेरे टॉप्स खोए थे और मैं शीतल को वह टॉप्स पहने हुए देखा था, लेकिन चुप हो गई क्योंकि वह इतने महंगे नहीं थे। लेकिन मेरी यह चैन बहुत कीमती है। मेरे पापा ने मुझे उसने यह कहा कि मैं दोबारा उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। मैंने कहा अपने बाप की चीजों का रोब मुझ पर मत जमाया करो। वह भी गुस्से में कमरे में गए, अपने बैग में कपड़े रखे, अंकित के कपड़े बैग से बाहर निकाल दिए। मैंने कहा मेरा बच्चा तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। वह कहने लगी क्या मतलब, छोटा है वह, मेरे बगैर नहीं रह सकता। मैंने कहा कि मेरा बच्चा तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, तुम निकल जाओ यहाँ से। रिद्धिमा फिर से मुझसे माफी मांगी, कहने लगी कि वह बच्चों के बगैर नहीं रह सकती, मेरे बगैर भी नहीं रह सकती। लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी। बात ही कुछ ऐसी थी, मैंने उसका सामान पैक किया और रात के 12 बजे धक्का देकर घर से निकाल दिया। कुछ देर तो वह दरवाजे पर खड़ी रही, दरवाजा पीटती रही, लेकिन फिर शायद चली गई। सुबह होते ही शीतल अपने घर वापस चली गई। मैं अपने ऑफिस जाने लगा तो मेरी माँ कहने लगी अंकित क्यों रो रहा है? मैंने कहा कि मेरी रिद्धिमा को घर से निकाल दिया, शायद इसलिए शीतल उन्हें सब कुछ बता चुकी थी। माँ कहने लगी कि ऐसी लड़कियां घर नहीं बसाती, मैं तो पहले ही तुमसे कह रही थी कि मैंने कहा आपने ठीक ही कहा था, मैं ही गलत था। आप अंकित को संभाल लीजिएगा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मेरी माँ कहने लगी अरे इस बुढ़ापे में मैं कहाँ इसको संभाल सकती हूँ, इसे भी इसकी माँ के पास भेज दो। मैंने कहा मैं क्यों अपना बच्चा किसी को दूँ? मेरी माँ कहने लगी देखो मैं बच्चे को नहीं संभाल सकती, अब तो देख लूंगी, लेकिन तुम इसके लिए किसी आया का इंतजाम कर दो। घर आया तो खाना लेकर आया था क्योंकि माँ ने फोन करके कह दिया था कि उनसे कुछ नहीं बनता। घर आते ही अंकित के रोने की आवाज़ सुनाई दी। माँ उसे चुप करा रही थी, लेकिन वह चुप नहीं हो रहा था। माँ कहने लगी अशोक के मुझसे नहीं संभलता, पूरा घर गंदा पड़ा है। किचन में देखा तो बर्तनों का ढेर था। मैं बर्तन धोकर किचन की सफाई की, घर को ठीक किया। कमरे में आए तो कमरे का हुलिया बिखरा पड़ा था। कमरे को समेट अगले दिन अंकित को बुखार हो गया। मुझे ऑफिस से छुट्टी करनी पड़ी क्योंकि पूरी रात अंकित के कारण जाकर वह चुप ही नहीं हो रहा था, बस रोए जा रहा था, मम्मा मम्मा कहे जा रहा था। बात ही कुछ ऐसी थी कि रिद्धिमा ने पलट कर फोन तक नहीं किया। माफी मांग लेती तो मैं उसको लेने चला जाता, लेकिन शायद वह बहुत जिद्दी थी। उसमें भी सोच चुका था कि अब जब तक उसका दिमाग ठीक नहीं हो जाता मैं उसे लेने नहीं जाऊंगा। लेकिन अंकित बुखार उतर नहीं रहा था। मैं उसे अस्पताल ले गया, दवाइयाँ दिलाई। 2 दिन में मुझे पता चल गया कि रिद्धिमा इस घर के लिए क्या थी। दवाइयाँ देने के बाद भी अंकित का बुखार कम नहीं हो रहा था और मैं घर के कामकाज करके थक चुका था। जब से रिद्धिमा गई थी मेरी कोई बहनें घर पर नहीं आई थी। मैंने शीतल को भी फोन किया कि छोटा बच्चा है, आकर संभालो, तुम्हारी खातिर मैंने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। वह कहने लगी मैं क्या करूं, अपना घर संभालूं या आपका? मैं अंकित को लिया और अपने ससुराल पहुंचा कि माफी भी मांगनी पड़ी तो मांग कर रिद्धिमा को वापस ले आऊंगा। लेकिन जब ससुराल का दरवाजा खटखटाया तो मेरे होश ठिकाने आ गए। रिद्धिमा तो घर आई नहीं, उन्हें तो पता तक नहीं था कि मैं उसे 4 दिन पहले घर से निकाल चुका हूँ। वह तो हैरत से मुझे देख रही थी। मेरे होश उड़े। जब मैं उसे ढूंढने की कोशिश की तो पता चला कि उस रात उसने सड़क पर तेज आई हुई गाड़ी के सामने आकर खुदकुशी कर ली ही थी और लावारिस समझकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। मैं फूट फूट कर रोया था। मेरे जरा से गुस्से ने मेरी प्यारी पत्नी को मुझसे छीन लिया और मेरा बेटा बिना माँ का हो चुका है। रिद्धिमा की मौत का सुनकर मेरी माँ की आंखों से आंसू तक ना टपका, ना ही मेरी बहनों की आंखों से। मुझे
हैरत का झटका उस टाइम लगा जब मैं शीतल के गले में वही चैन देखी थी जो रिधिमा की थी, जिस पर यह सारा झगड़ा हुआ था। इसका मतलब वह सच कह रही थी। मेरी बहन ही उसकी सोने की चीज चुरा कर ले जाती थी। घर के हालात देखकर मुझे अंदाजा हो गया कि वह कितने काम करती थी। माँ ने मुझसे कहा कि दूसरी शादी कर ले। मैंने दूसरी शादी नहीं की। मैं दुबई में जॉब अप्लाई की और जैसे ही जॉब लगी मैं अपने बेटे को लेकर दुबई चला गया। अंकित मेरा आदी हो चुका था। मैं सिर्फ अपनी माँ को खर्चा भेज देता। वह रो रो कर मुझसे फोन पर कहती कि मैं बेटों के घर में दर बदर की ठोकरें खा रही हूँ, मुझे कोई संभालने वाला नहीं, भगवान के लिए लौट आओ और दूसरी शादी कर लो। मैंने कहा नहीं, उसके साथ भी आप ऐसा ही करेंगे जैसा रिधिमा के साथ किया। वह फूट फूट कर रोने लगी, कहने लगी मैंने उसकी कदर नहीं की, बेटियों की बातों में आकर उसके साथ बुरा व्यवहार करती रही। उसने तो पूरे घर को संभाल रखा था। मैंने कहा था अब क्या फायदा, आपके रोने का क्या, आपके रोने से वह वापस आ जाएगी। अगर रोने से कोई वापस आता तो अंकित के रोने पर ही वो वापस आ जाती। मैं उसका मुजरिम हूँ। मुझे आपकी और शीतल की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। आपने ही कान भरे थे। आज वही बेटी आपको संभालने को तैयार नहीं और आपको बोझ समझ रही है। मैं वापस नहीं आऊँगा। मैं यह कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। इस कहानी को आपके साथ शेयर करने का उद्देश्य यही है कि भगवान के लिए कोई भी बात हो इसकी पुष्टि के जरूर किया करें। सिर्फ माँ और बहनों की बातों में आकर अपना घर बर्बाद मत कीजिएगा। जैसे मैं